Hello everyone. Today we will start chapter 6 Molecular Basis of Inheritance part 2 of class 12 biology. In this video we will discuss replication and transcription. In replication we will discuss the experiment to prove semi-conservative mode of replication and the process of replication. In transcription we will discuss the transcription process in prokaryotes, then in eukaryotes, and in the last post-transcriptional modification in the eukaryotes. Today we will start with the topic replication. Replication is the process of formation of replica or copy of DNA on DNA. वॉटसन और क्रिक ने जब अपना मॉडल प्रपोज किया था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ डीएनए, इसके जस्ट बाद इन्होंने एक स्कीम प्रपोज की फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जिसमें इन्होंने ये सजेस्ट किया कि जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के वो रेप्लिकेशन के टाइम पे सेपरेट आउट हो जाएंगे, उसके बाद वो टेम्पलेट की तरह वर्क करेंगे फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए। मीन्स जो पुराने डीएनए स्ट्रैंड्स हैं वो अलग होकर उसी के ऊपर फिर नए स्ट्रैंड्स की सिंथेसिस होगी। इसीलिए हमेशा जब रेप्लिकेशन के बाद एक जो स्ट्रैंड है वो पेरेंटल रहेगा और एक जो स्ट्रैंड है वो नया सिंथेसाइज होगा। इसीलिए जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है ये कैसी है, सेमी कंजर्वेटिव, मीन्स कि हाफ है वो पेरेंटल कंजर्व रहेगा और हाफ है वो न्यूली सिंथेसाइज होगा। अब एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किया था दो साइंटिस्ट ने, मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल। इन दोनों ने ये 1958 में सबसे पहले ये प्रूव किया था इकोलाई में। इकोलाई पे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। सबसे पहले ये इकोलाई में प्रूव हुआ, इसके बाद हायर प्लांट्स और एनिमल्स में भी सेम स्टडी हुई। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था इसमें सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने इकोलाई को बहुत जनरेशन्स तक ग्रो कराया एक मीडियम पे, NH4Cl मीडियम, अमोनियम क्लोराइड मीडियम, जिसमें इन्होंने नाइट्रोजन का सोर्स लिया N15। N15 इज़ द हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। नॉर्मली जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन वो होता है N14। N14 और N15 में सिर्फ डेंसिटी का डिफरेंस है। N14 है वो इसकी लाइट होता है डेंसिटी में और N15 इज़ हैवी, मीन्स इसकी डेंसिटी कैसी होगी, हाई होगी। और ये जो N15 है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है, इट इज़ अ नॉर्मल एलिमेंट। अब इन्होंने क्या किया, जब बहुत जनरेशन्स तक इसको NH4Cl मीडियम में ग्रो कराया इकोलाई को, तो इसके अंदर जो भी डीएनए था उसमें जितना भी नाइट्रोजन था वो रिप्लेस हो गया N15 में, मींस कि हैवी नाइट्रोजन से रिप्लेस हो गया। इसीलिए जो अब डीएनए इनमें प्रेजेंट था इन इकोलाई बैक्टीरियाज में वो कैसा था, उसकी डेंसिटी हायर थी फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए। इसके बाद इन्होंने क्या किया, अब उन बैक्टीरियाज को ग्रो कराया नॉर्मल मीडियम में, नॉर्मल नाइट्रोजन कंटेनिंग मीडियम में, जिसमें N14 उन्होंने लिया एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन और सेम अमोनियम क्लोराइड मीडियम था। तो जब इन्होंने इस पर ग्रो कराया, इसके बाद इन्होंने हर जनरेशन पे, मीन्स एवरी 20 मिनट्स में, क्योंकि इकोलाई हर 20 मिनट्स में रेप्लिकेट करता है और डिवाइड करता है, तो हर 20 मिनट्स में इन्होंने सैंपल्स लिए और उन सैंपल्स की फिर डेंसिटी की स्टडी की। डेंसिटी की स्टडी करने के लिए इन्होंने एक मीडियम लिया था सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट मीडियम, और जो प्रोसेस इन्होंने डेंसिटी की मेजर करने के लिए यूज़ की थी वो थी सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में हम हाई स्पीड पे रन कराते हैं सैंपल्स को और डेंसिटी के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट आउट करते हैं। एवरी 20 मिनट्स में ये सैंपल लेते थे बैक्टीरियाज का, उसमें डीएनए चेक करते थे और उसके बाद उसकी डेंसिटी को मेजर करते थे। और उसके बाद हर जनरेशन में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो डेंसिटी है डीएनए की वो चेंज हो रही है, जिसके बेसिस पे उन्होंने ये प्रूव किया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव किया ये हम इस डायग्राम से समझेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो डायग्राम में सबसे पहला वाला जो पिक्चर गिवन है उसमें क्या है कि जो डीएनए है उसमें दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो N15 कंटेनिंग है, क्योंकि इन्होंने अमोनियम क्लोराइड मीडियम पे ग्रो कराया था इकोलाई बैक्टीरियाज को, जिसमें N15 था सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। तो जितना भी डीएनए है उसमें सिर्फ N15 प्रेजेंट होगा। उसके बाद 20 मिनट्स के बाद इन्होंने क्या देखा कि जब बैक्टीरिया ने मल्टीप्लाई किया, डीएनए रेप्लिकेशन किया, तो हमें जो वॉटसन और क्रिक ने सजेस्ट किया था उसमें उन्होंने सजेस्ट किया कि दोनों जो पेरेंटल डीएनए है वो सेपरेट आउट हो जाएंगे और उस पर फिर नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी। तो इसमें जो दो पेरेंटल डीएनए N15 वो सेपरेट आउट होंगे और उस पर नए जो स्ट्रैंड बनेंगे वो N14 कंटेनिंग होंगे। तो हमें जो डीएनए स्ट्रैंड्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, हाइब्रिड। हाइब्रिड मीन्स कि उसमें एक स्ट्रैंड N15 वाला होगा और एक N14 वाला। तो सेम सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में भी हमें क्या होगा, बीच एक बैंड मिलेगा जो इंटरमीडिएट डेंसिटी कैरी करेगा, ना उसकी डेंसिटी हाई होगी ना लो होगी, क्योंकि उसमें दोनों स्ट्रैंड्स प्रेजेंट हैं। फिर 40 मिनट्स बाद यानी सेकेंड जनरेशन में जब उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने क्या देखा कि सेम वही है कि चारों स्ट्रैंड्स हैं वो पहले सेपरेट आउट होंगे क्योंकि रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो रही है, और उस पर जो नए स्ट्रैंड बनेंगे वो सारे के सारे N14 कंटेनिंग होंगे। तो हमें जो चारों स्ट्रैंड्स मिले उसमें से हमें दो तो हाइब्रिड मिले
और 2 कैसे मिले, N14 कंटेनिंग ओनली। तो हमें 2 बैंड मिले नीचे सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में, एक तो हमें इंटरमीडिएट हाइब्रिड वाला मिला और एक हमें कैसा मिला, N14 यानी कि लाइट डेंसिटी वाला। तो इस तरह से उन्होंने प्रूव किया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव, मीन्स कि जो एक स्ट्रैंड है वो पैरेंटल रहेगा और एक स्ट्रैंड है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा। मिसेल्सन और स्टॉल की तरह एक और साइंटिस्ट थे, टेलर एंड हिज कलीग्स। उन्होंने भी सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन को स्टडी किया था वेसिया फेबा पे इन 1958 और उन्होंने रेडियो एक्टिव थायमिडीन यूज़ किया था इस प्रोसेस के लिए। नाउ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन की प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे। रेप्लिकेशन की प्रोसेस के लिए हमें 5 एंजाइम चाहिए, हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज, डीएनए प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए लाइगेज। ये जो पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होती है, रेप्लिकेशन की प्रोसेस है, ये बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें एरर्स होंगे या मिस्टेक्स होंगी तो ये म्यूटेशन कॉज करेंगी। अब इस प्रोसेस में जो DNTPs यूज़ होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स, तो ये 2 पर्पस सॉल्व करते हैं। एक तो ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इस प्रोसेस के लिए, पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस के लिए। इसके अलावा ये सबस्ट्रेट की तरह भी वर्क करते हैं। सबस्ट्रेट की तरह मतलब कि यही हैं DNTPs ही हैं जो ऐड होंगे उसमें नए जो स्ट्रैंड में और नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस करेंगे। अब सबसे पहले क्या होता है, जब ये प्रोसेस स्टार्ट होती है रेप्लिकेशन की, तो सबसे पहले जो DNA हेलिक्स है वो अनवाइंड होगा एक एंड से और बनाएगा रेप्लिकेशन फॉर्क, जो कि Y लेटर से रिजेंबल करती है, इसीलिए हम इसे Y फॉर्क भी बोलते हैं। तो यहाँ से रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। इस प्रोसेस में 2 एंजाइम्स हैं वो हेल्प करेंगे, एक तो हेलिकेज और एक टोपोआइसोमरेज। हेलिकेज दोनों स्ट्रैंड्स को अनबाइंड करेगा और टोपोआइसोमरेज क्या करेगा, उसके बीच में जो टेंशन है उसको रिलीज करेगा, क्योंकि DNA है ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है और ये कॉइल्ड है। तो जैसे हमारे थ्रेड की टेंडेंसी होती है, जब भी हम किसी थ्रेड को अनबाइंड करते हैं तो दोबारा से बाइंड होने की उसकी टेंडेंसी होती है, सेम हमारे DNA की होती है। तो हेलिकेज उसको अनबाइंड करता है लेकिन वो दोबारा से बाइंड हो जाता है। तो टोपोआइसोमरेज क्या करता है, उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करता है ताकि वो अनबाइंड फॉर्म में रहे और वहाँ से रेप्लिकेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सके। इस स्लाइड में हम इस प्रोसेस को, रेप्लिकेशन की प्रोसेस को पूरे डायग्राम से एक बार समझेंगे। तो सबसे पहले 2 एंजाइम्स हैं, हेलिकेज और टोपोआइसोमरेज। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोनों स्ट्रैंड्स को अनबाइंड कर दिया, DNA के दोनों स्ट्रैंड को अनबाइंड करके रेप्लिकेशन फॉर्क की फॉर्मेशन कर दी, यानी Y फॉर्क की, जहाँ से रेप्लिकेशन की प्रोसेस अब स्टार्ट होगी। अब तीसरा एंजाइम है DNA प्राइमेज। DNA प्राइमेज क्या करेगा, ये नए स्ट्रैंड की स्टार्टिंग में प्राइमर ऐड करेगा। हमेशा जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होगी, कभी भी 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में नहीं होगी। तो इसीलिए जो DNA प्राइमेज है, ये जो नया स्ट्रैंड जहाँ पे बन रहा है उसके 5 प्राइम एंड पे प्राइमर ऐड करेगा, एक तरह से नींव रखेगा ये नए स्ट्रैंड की फॉर्मेशन के लिए। अब 4th एंजाइम आएगा DNA पॉलीमरेज। ये मेन एंजाइम है और ये क्या करेगा, बेस पेयर्स को ऐड करना शुरू करेगा, यानी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स DNTPs को ऐड करेगा और नए स्ट्रैंड्स की सिंथेसिस करेगा। अब अगर हम दोनों स्ट्रैंड्स को कंपेयर करें तो एक जो नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में हो रहा है और स्ट्रैंड्स दोनों खुलते जा रहे हैं और उसकी सिंथेसिस होती जा रही है। लेकिन जो दूसरा स्ट्रैंड है उसमें वो कंटिन्यूस सिंथेसिस नहीं हो रही है, क्योंकि अभी पूरे दोनों DNA स्ट्रैंड्स पूरे नहीं अनबाइंड हुए थे। तो उसमें क्या है, फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में फॉर्मेशन होगी। उन फ्रेगमेंट्स को हम बोलेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इसीलिए दोनों स्ट्रैंड्स को हमने अलग अलग टर्म यूज़ किए हैं उनके लिए। एक है हमारा लीडिंग और कंटिन्यूस स्ट्रैंड, जिसमें DNA जो स्ट्रैंड नया बनेगा वो कंटिन्यूस होगा, और दूसरा स्ट्रैंड है हमारा लैगिंग और डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड, जिसमें फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में फॉर्मेशन होगी DNA की, जिनको बोलेंगे हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब हमारा जो लास्ट एंजाइम था इस प्रोसेस में वो था DNA लाइगेज। वो क्या करेगा, इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करेगा और दूसरे स्ट्रैंड को भी कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर देगा। हेयर द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन एक्सप्लेन अगेन। यहाँ पे थ्योरी पार्ट गिवन है, जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में डायग्राम से एक्सप्लेन किया था, सेम चीज़ यहाँ पे रिटन फॉर्म में है। दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो टेम्पलेट की तरह वर्क करेंगे। जब हेलिकेज और टोपोआइसोमरेज दोनों स्ट्रैंड्स को अनबाइंड करेंगे, उसके बाद दोनों स्ट्रैंड्स किसकी तरह वर्क करेंगे, टेम्पलेट की तरह वर्क करेंगे। फिर DNA पॉलीमरेज है वो DNTPs ऐड करेगा। हमेशा DNA रेप्लिकेशन की प्रोसेस 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होगी। एक स्ट्रैंड कंटिन्यूस बनेगा जिसको हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे, दूसरा स्ट्रैंड है वो डिसकंटिन्यूस होगा जिसको हम लैगिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। लैगिंग स्ट्रैंड पे जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, और DNA लाइगेज फिर इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करेगा और एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड की फॉर्मेशन कर देगा। तो ये हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। अब लास्ट में 2 पॉइंट्स गिवन है कि यूकैरियोट्स में ये जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है ये होती है S फेज में,
सेल साइकिल की एस फेज में रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है। और लास्ट पॉइंट है कि अगर साइटोकाइनेसिस ना हो रेप्लिकेशन के बाद में तो इससे पॉलीप्लॉइडी की फॉर्मेशन होती है। द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए ऑन द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। नाउ द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन। तो सबसे पहले एक सिमिलैरिटी है दोनों में कि दोनों ही प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री को फॉलो करेंगे, दोनों में ही बेस पेयरिंग होगी। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में एडेनिन है वो बेस पेयर करेगा यूरेसिल के साथ में, और रेप्लिकेशन में एडेनिन पेयर करेगा थायमिन के साथ में। इसीलिए डीएनए में थायमिन प्रेजेंट होता है और आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है। सेकेंड जो डिफरेंस है वो ये है कि रेप्लिकेशन की प्रोसेस अगर एक बार स्टार्ट होगी तो दोनों स्ट्रैंड्स की डुप्लीकेट कॉपीज़ बनेंगी, जबकि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में सिर्फ एक ही स्ट्रैंड की डुप्लीकेट कॉपी बनेगी, दूसरे स्ट्रैंड की नहीं बनेगी। थर्ड डिफरेंस है कि रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह वर्क करेंगे, जबकि ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ एक ही स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट की तरह वर्क करेगा, और जो दूसरा स्ट्रैंड होगा उसको हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। लास्ट डिफरेंस है कि रेप्लिकेशन में डीएनए की कॉपी की फॉर्मेशन होती है ऑन डीएनए, और ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए की फॉर्मेशन होती है ऑन द डीएनए। नाउ देयर इज वन क्वेश्चन, व्हाई बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। जो ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स हैं वो आरएनए में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि अगर दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो टेम्पलेट की तरह वर्क करेंगे और दोनों स्ट्रैंड्स आरएनए बनाएंगे तो दो आरएनए की फॉर्मेशन होगी और दोनों में जो सीक्वेंस है वो अलग होगा। जब ये आरएनए स्ट्रैंड है ये प्रोटीन में कन्वर्ट होंगे तो उन प्रोटीन्स में अमीनो एसिड का सीक्वेंस भी डिफरेंट होगा। तो लास्ट में क्या होगा कि एक ही सेगमेंट ऑफ डीएनए है लेकिन वो क्या कर रहा है, दो डिफरेंट प्रोटीन्स को कोड कर रहा है। तो ये रीज़न है कि दोनों जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं वो टेम्पलेट की तरह वर्क नहीं करते हैं। सेकेंड रीज़न है कि जब अगर दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं वो टेम्पलेट की तरह वर्क करेंगे और आरएनए की फॉर्मेशन करेंगे, जो आरएनए स्ट्रैंड्स बनेंगे वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, इसीलिए फिर आरएनए कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा। और अगर वो डबल स्ट्रैंडेड होगा तो वो ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा और प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट प्रोसेस इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 रीजन्स होंगे, वन प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। जो एंजाइम इस प्रोसेस को कैटेलाइज और पॉलीमराइज करेगा उस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज, और फुल फॉर्म है इसकी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि आरएनए की फॉर्मेशन डीएनए पे हो रही है इसीलिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। सेम जैसे रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस कर रहा था, सेम वे ट्रांसक्रिप्शन भी हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही होगा। अब ये स्ट्रक्चर गिवन है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का, इसमें रीजन्स गिवन है, प्रमोटर, देन स्ट्रक्चरल जीन एंड लास्ट इज टर्मिनेटर। जो 2 स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के उसमें से एक स्ट्रैंड है टेम्पलेट स्ट्रैंड और दूसरा स्ट्रैंड है कोडिंग स्ट्रैंड। जो स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में होगा वो है टेम्पलेट स्ट्रैंड और इसी पे फिर आरएनए की फॉर्मेशन होगी, और दूसरा अदर जो स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी है 5 प्राइम से 3 प्राइम वो है कोडिंग स्ट्रैंड जो आरएनए की फॉर्मेशन नहीं करेगा। अब जो आरएनए बनेगा टेम्पलेट स्ट्रैंड में उसमें जो नाइट्रोजन की पेयरिंग होगी या ये नाइट्रोजन बेस पेयर्स होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे जैसे कोडिंग स्ट्रैंड में प्रेजेंट है, बस डिफरेंस क्या होगा कि कोडिंग स्ट्रैंड में थायमिन प्रेजेंट होगा और जो आरएनए बनेगा उसमें यूरेसिल प्रेजेंट होगा उसकी जगह पे। अब जितने भी ये रेफरेंस पॉइंट्स गिवन हैं इस स्ट्रक्चर में लाइक प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर, ये सब कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में है ना कि टेम्पलेट स्ट्रैंड के। मींस कि जो प्रमोटर है वो हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पे होगा और टर्मिनेटर है वो हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पे होगा। अभी हमने लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जितने भी रेफरेंस पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में हैं। मींस कि हमेशा जो प्रमोटर है वो कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड में होगा या फिर स्ट्रक्चरल जीन के 5 प्राइम एंड पे होगा, मींस अपस्ट्रीम होगा। अब ये प्रमोटर है क्या, ये एक शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए है जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है। मींस हमेशा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रमोटर पे आके बाइंड करेगा और तभी ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। मोस्टली जो प्रमोटर है इसमें TA रीजन होता है इसीलिए हम इसको टाटा बॉक्स भी बोलते हैं। इसके अलावा ये जो प्रमोटर है ये टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड को भी डिफाइन करता है। मींस कि हमेशा जो प्रमोटर है वो कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पे होगा और टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पे होगा। अगर ये प्रमोटर की पोजीशन चेंज होती है तो हमारा कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड है उनकी भी पोजीशन है वो रिवर्स हो जाएगी। टर्मिनेटर हमेशा
कोडिंग स्ट्रैंड के 3' एंड पे होगा या उसके डाउन स्ट्रीम होगा, और टर्मिनेटर क्या करेगा, ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टॉप कर देगा। ये क्या है, ये भी एक शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो टर्मिनेटर फैक्टर को रिकॉग्नाइज करेगा, पहचानेगा, और जैसे ही वो पहचानेगा वैसे ही ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगी। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन, यहाँ पे जीन को डिफाइन किया है कि जीन क्या है, इट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, और जीन्स डीएनए पे लोकेटेड होते हैं, और एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है इन आर बॉडी। अब टीआरएनए और आरआरएनए को जो डीएनए सीक्वेंस कोड करेगा उसके लिए भी हम जीन ही टर्म यूज़ करेंगे। अब एक टर्म है सिस्टोन। सिस्टोन क्या है, ये स्मॉलेस्ट सेगमेंट है डीएनए का जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करेगा। एक पॉलीपेप्टाइड चेन को जो डीएनए सीक्वेंस कोड करेगा उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं सिस्टोन। फिर हमने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टोन, मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक। जो यूकैरियोट्स हैं उसमें स्ट्रक्चरल जीन्स हैं वो कैसे होते हैं, मोनोसिस्टोनिक, क्योंकि यूकैरियोट्स में स्ट्रक्चरल जीन सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन को सिंथेसाइज करते हैं और कोड करते हैं, इसीलिए यूकैरियोट्स के जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है वो कैसी होती है, मोनोसिस्टोनिक। इसके अलावा जो प्रोकैरियोट्स में हैं उसमें जो स्ट्रक्चरल जीन है वो एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड कर सकते हैं, इसीलिए प्रोकैरियोट्स की जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है वो है पॉलीसिस्टोनिक। फिर एक टर्म है स्प्लिट जीन। यूकैरियोट्स के जो जीन हैं उनको हम बोलते हैं स्प्लिट जीन, क्योंकि जो उसमें कोडिंग सीक्वेंस होता है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, वो इंटरप्टेड होता है बाय द नॉन कोडिंग सीक्वेंस। नॉन कोडिंग सीक्वेंस को बोलते हैं हम इंट्रॉन्स, और जो कोडिंग सीक्वेंस होता है उसको बोलते हैं हम एक्सॉन्स। एक प्रोसेस होती है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग के टाइम पे जो इंट्रॉन्स है ये रिमूव हो जाते हैं और एक्सॉन्स फिर ज्वाइन होके एमआरएनए की फॉर्मेशन करते हैं। तो एक्सॉन्स हैं वो एमआरएनए की फॉर्मेशन करते हैं और इंट्रॉन्स हैं वो एमआरएनए की फॉर्मेशन नहीं करते हैं। नाउ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में एक ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो तीनों टाइप के आरएनए की सिंथेसिस करता है। अभी जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन की ये 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। तो सबसे पहला स्टेप होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जाके बाइंड करेगा प्रमोटर से। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के पास एक फैक्टर होता है जिसे हम बोलते हैं सिग्मा फैक्टर या फिर इनिशिएशन फैक्टर। ये फैक्टर पहले प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा और तब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इससे जाके बाइंड करेगा। सेकेंड स्टेप इज इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन में अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस करेगा, मींस टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की सिंथेसिस करेगा और आरएनए की सिंथेसिस करेगा। ये प्रोसेस ऑफ इलॉन्गेशन है ये तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक कि आरएनए पॉलीमरेज है वो टर्मिनेटर पे नहीं पहुंचेगा। थर्ड स्टेप इज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो टर्मिनेटर पे पहुंचेगा तो इसके पास एक फैक्टर होता है रो फैक्टर या टर्मिनेशन फैक्टर, वो इस टर्मिनेटर को रिकॉग्नाइज करेगा और ये जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है ये वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। जैसे ये प्रोसेस स्टॉप होगी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो डीएनए से भी सेपरेट आउट हो जाएगा और जो न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए स्ट्रैंड है उससे भी सेपरेट आउट हो जाएगा। हेयर अगेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एक्सप्लेन। तो जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लास्ट स्लाइड में कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स ये 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। तो जो 2 मेन पॉइंट हैं इस प्रोसेस के कि प्रोकैरियोट्स में जो इनिशिएशन फैक्टर होता है वो होता है सिग्मा फैक्टर और जो टर्मिनेशन फैक्टर होता है वो होता है रो फैक्टर। द लास्ट टॉपिक इज ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स का जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। यूकैरियोट्स में 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है वो सिंथेसाइज करता है आरआरएनए। आरएनए पॉलीमरेज 2 सिंथेसाइज करेगा हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए या फिर एमआरएनए, और आरएनए पॉलीमरेज 3 सिंथेसाइज करेगा टीआरएनए। तो ये तीनों टाइप के आरएनए पॉलीमरेज हैं वो तीनों अलग टाइप के आरएनए की सिंथेसिस करते हैं। इसके अलावा यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के बाद भी कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं एमआरएनए की फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के बाद जो आरएनए बनता है वो होता है हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए या फिर एचएनआरएनए, और फिर ये एचएनआरएनए कन्वर्ट होता है इनटू एमआरएनए बाय 3 मॉडिफिकेशंस। ये तीनों मॉडिफिकेशंस क्या हैं? सबसे पहला इसमें स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग क्या है कि जो हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए है इसमें 2 टाइप के सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक इंट्रॉन्स और एक एक्सॉन्स। एक्सॉन्स हैं वो कोडिंग सीक्वेंसेस हैं और इंट्रॉन्स हैं वो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं। तो स्प्लाइसिंग के टाइम पे जो इंट्रॉन्स हैं वो रिमूव आउट हो जाते हैं और जो एक्सॉन्स हैं वो फिर ज्वाइन हो जाएंगे और फिर वो फॉर्म करेंगे एमआरएनए। जो सेकेंड मॉडिफिकेशन है वो है कैपिंग। कैपिंग में क्या होता है कि जो एचएनआरएनए है उसके 5' एंड पे मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी एक कैप ऐड हो जाती है जिसको हम बोलते हैं कैपिंग।
और लास्ट जो मॉडिफिकेशन है वो है टेलिंग। टेलिंग में क्या होता है कि HNRNA के 3 प्राइम एंड पे एक टेल ऐड होगी और ये टेल क्या कंटेन करेगी, ये एडेनिन रेजिड्यूज कंटेन करेगी, जिसमें 200 से 300 एडेनिन बेस पेयर्स होंगे और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम टेलिंग। इस स्लाइड में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशंस को डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया है। तो फर्स्ट स्टेप था इसमें कैपिंग। कैपिंग में HNRNA के 5 प्राइम एंड पे मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप ऐड होगी। सेकंड स्टेप इज टेलिंग। टेलिंग में HNRNA के 3 प्राइम एंड पे पॉली ए टेल ऐड होगी, जिसमें 200 से 300 एडेनिन रेजिड्यूज होंगे। और लास्ट स्टेप है इसमें स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में क्या होगा कि इंट्रॉन्स हैं वो रिमूव आउट हो जाएंगे और एक्सॉन्स हैं फिर वो ज्वाइन होकर mRNA की सिंथेसिस करेंगे। सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। द रेस्ट पार्ट ऑफ the chapter we will complete in the third part. The link of the first part of this chapter is given in the description box.